अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनल काउंटडाउन शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। सबसे पहले मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया और अपनी राय से हमें आगाह भी किया। मेट्रो वन न्यूज़ आपके लिए और खेल और खिलाड़ियों के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स लाता रहेगा। फाइनल काउंटडाउन में सबसे पहले इस वीक की टॉप स्टोरीज। इस वीक की टॉप स्टोरीज में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये पाकिस्तान टीम पहले टेस्ट सीरीज हार गई, उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है ओडीआई में भी 3-2 से नाकामी हासिल की। और उसके अलावा सरफराज अहमद पर 4 मैचों की पाबंदी लग चुकी है। सरफराज अहमद पे उनके उस बयान के सिलसिले में कि जो उन्होंने दिया, उस पर 4 मैचेस की पाबंदी आयद हुई है। इमामुल हक ने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया। हालांकि उन पे बहुत सारे लोगों ने तनकीद की, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत आला रही और उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज हासिल किया। शोएब मलिक के हवाले से ये चेमगोइयां हो रही हैं कि क्या वो वर्ल्ड कप के कप्तान हो सकते हैं फ्यूचर में या नहीं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो आज इस प्रोग्राम में हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे और इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ T20 इंटरनेशनल आज से शुरू होने जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पाकिस्तान को क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स है। तमाम फॉर्मेट में पाकिस्तान इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस तरह की सिचुएशन नहीं बन पा रही है कि पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म कर सके। स्पाइसी पिचेस, बाउंसी ट्रैक्स और पुअर सिलेक्शन की बातें होती नजर आती हैं। तमाम एक्सपर्ट्स ये बातें करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हमारी टीम मैनेजमेंट के दरमियान वो सिनर्जी, वो कोऑपरेशन, वो एंथुसियाज्म नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से हमारी टीम बेहतर परफॉर्म कर सके। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस हवाले से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है तमाम खिलाड़ियों का आपस में एक जगह होकर, यकजा होकर परफॉर्म करना। और ये यकजा होकर परफॉर्म उसी सूरत में कर सकते हैं कि जब तमाम खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ एक हार्मोनाइज हों और परफॉर्म कर सकें। तो हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एक्सपर्ट्स एनालिस्ट जनाब आफ्ताब आलम साहब। आफ्ताब आलम साहब, आपको अपने शो में हम खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आफ्ताब साहब, पूछना ही चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से, पाकिस्तान पहले टेस्ट क्रिकेट के हवाले बात करते हैं तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारा, फिर पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज हारा और ओडीआई में भी पाकिस्तान को 3-2 से शिकस्त हुई। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब प्रोग्राम में बुलाने का। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें थोड़ा सा बैक पे जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी सीरीज आप खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ। पाकिस्तानी टीम, बदकिस्मती है पाकिस्तानी प्लेयर्स की कि होम सीरीज मिल नहीं रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे हमारे पे बंद थे और फिर आप यूएई की विकेट्स पे खेल रहे हैं और उसके बाद आपका एक बड़ा टूर आ गया साउथ अफ्रीका का। और इस दफा जितने भी क्रिकेट के नाकदीन हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की विकेट्स वैसी बाउंसी होती हैं, लेकिन इस दफा कुछ विकेट्स जरूरत से ज्यादा बाउंसी विकेट्स हैं। पाकिस्तान के जो बैट्समैन है, हमारा जो टेस्ट क्रिकेट की पहले मैं बात करना चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट में वो अपने प्लान के ऊपर पूरी तरह से चल रहे थे। बदकिस्मती से हमारे टॉप जो कोचेज हैं, मिकी आर्थर हैं और साथ इस वक्त अजहर हैं। आप अगर ये देखिएगा कि बॉलिंग में पाकिस्तान ने कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दी, लेकिन उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाए। जो स्टेन को और रबादा को अगर आप निकाल दें और एक नया लड़का ओलिवर अगर आकर उसने बॉलिंग ऐसी की और शॉर्ट पिचेस पे पाकिस्तान के टॉप बैट्समैनों को आउट किया, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। आफ्ताब साहब, एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से ये बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में अभी कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो 145 KPH की बॉलिंग कर सके। तो क्या रीजन है? आप देखें वहाब रियाज, सोहेल खान वो टीम में जगह नहीं बना सके। पाकिस्तान में अब मोहम्मद आमिर और दूसरे जो शेनवारी, शाहीन शाह अफरीदी, ये बॉलर्स उस लेवल की बॉल क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं आपको 2 चीजें आमिर यहाँ पर बताना जरूरी समझूंगा कि एक तो सबसे बड़ा मसला हमारे ये कि हमारे इतने कप्तान तब्दील नहीं होते जितने हमारे बोर्ड के चेयरमैन तब्दील होते हैं। हमारे कोई एक बोर्ड का चेयरमैन आता है, वो जो डिजर्विंग लड़के होते हैं उनको खिलाने का मौका नहीं मिलता।
फेवरेटिज्म आज भी उसी तरह चल रहा है। जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें कोई मौका नहीं मिलता, अगर मौका मिलता है तो 2-3 टूर्स के साथ उनको सिर्फ घूमने फिरने के लिए साथ ले जाते हैं। लेगे टूर करवा कर आबिद अली आप देखें बाहर है, वहाब रियाज अगर साइड पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इरफान अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नए लड़कों में आप देखें बेशुमार ऐसे लड़के हैं जो आज तक इस इंतजार में हैं कि उन्हें कोई मौका मिले, लेकिन पसंद नापसंद की वजह से हम बहुत पीछे हैं। फिर रही बात आपके इंटरनेशनल की, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बॉलर उस तरह की परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए नहीं दे पा रहे, आमिर के 5 साल क्रिकेट में जाया हो चुके हैं। आप देखें उसके बाद जितने लड़के बॉलर्स आते गए चेंज होते गए, आते गए चेंज होते गए। अब खुदा कभी राहत अली को आपने आजमाया, मिसबा आए तो उनके साथ अपनी पसंद के लड़के थे, यूनस आए तो अपने लड़के खेले, उसके बाद कप्तान सरफराज आए तो उन्होंने अपनी मर्जी के लड़के रखे, चीफ सिलेक्टर चेंज हुए, सिलेक्टर चेंज हुए। तो ये एक हमारे यहाँ एक पूरा एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। जिस दिन हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा यही लड़के, इन पे मेहनत होगी, यही लड़के टॉप क्लास किस्म की परफॉर्मेंस देंगे जैसे वसीम, वकार, शोएब ने दी। लेकिन एक बात आफ्ताब साहब मैं पूछना चाहूंगा कि सरफराज अहमद की पाबंदी के हवाले से उन पे 4 मैचेस का बैन लग चुका है, और उनका बैन इस वजह से लगा, कुछ लोगों की राय यह है कि उन्होंने तो पाकिस्तान की इज्जत रखी है, और कुछ लोगों का बयान क्योंकि उन्होंने किसी से माफी मांगना सबसे बड़ी इज्जत की बात है, बड़े मुकाम की बात है। सरफराज ने ना सिर्फ एक फेल्कोवेयर से बल्कि साउथ अफ्रीकन टीम से भी माफी मांगी, उन पे 4 मैचों की पाबंदी लगी, और उसके साथ साथ अभी वो ओडीआई के बाद वो जो है T20 इंटरनेशनल में भी टीम का हिस्सा नहीं है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि उन्होंने बयान दिया था रेसिज्म का? देखिए जी, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आपको मैं एक चीज, शायद बहुत सारे जो टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं या मुबस्सिर हैं या नाकदीन हैं वो ये बात कहते हुए शायद हेजिटेट हो। मैं एक चीज जानता हूँ कि आईसीसी जो है, आईसीसी में फेवरेटिज्म है। डेव रिचर्डसन का अगर आप बयान सुने, एहसान मानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आप ये देखें, एक प्लेयर सरफराज पाकिस्तान का 2.5 साल से कप्तान है, अगर उसने उस प्लेयर से पर्सनली माफी मांगी, उसने साउथ अफ्रीकन टीम से माफी मांगी, टॉस से पहले फाफ डु प्लेसी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जी वो बात आई गई हो गई है, बात हो गई है। आईसीसी ने अपना इस्तेकाक इस्तेमाल किया, और सिर्फ अगर ये किसी इंडिया के किसी प्लेयर का मसला होता या किसी और का होता, कभी ऐसा ना होता। पाकिस्तान टीम का सरफराज कैप्टन है, ठीक है, और उन्होंने बिल्कुल आखिरी टाइम पे ये अनाउंस कर दिया कि जी 4 मैचेस की पाबंदी, जो कि सरासर ज्यादती वाली बात है। एक आपकी टीम आगे डीमोरलाइज है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में। कुछ आपको एक और बात बताऊं कि टेस्ट क्रिकेट की जो हार है ना, उससे लड़के डीमोरलाइज हुए थे। वनडे में पाकिस्तान ने कम बैक किया, लेकिन फिर बदकिस्मती ये रही कि कुछ जगहों पे आकर हमारे कुछ फैसले ऐसे रहे, कुछ डिसीजन, अंपायरिंग के भी कुछ ऐसे डिसीजन आए जो कि एक मामूल अब बन चुका है। ये डीआरएस सिस्टम का भी बहुत सारा नुकसानात है, लेकिन सरफराज को जो किया गया 4 मैचेस की पाबंदी, मेरे ख्याल से ये एक ज्यादती वाली बात है। एक आदमी जब माफी मांग लेता है तो फिर उसको वो 2 सजाएं नहीं मिलती। Well, Aftab Saab, I need to ask one very important question from you, regarding Imam ul Haq. Imam ul Haq ने इस ODI सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड हासिल किया। उन पे बहुत नुक्ताचीनी हुई, तमाम मुबस्सरीन ने, नाक़दीन ने ये कहा कि इमाम उल हक परफॉर्म नहीं कर रहे टेस्ट क्रिकेट में। जब इंजाम उल हक उनसे मिलने गए उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग गए और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया और सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, क्वांटन डीकॉक से भी ज्यादा रन स्कोर किए और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड। तो इमाम उल हक के मुस्तकबिल को क्या देखते हैं? उसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि इमाम उल हक ने जिस तरह से पोस्टर जो दिया, डू यू थिंक इट्स अ वायबल वन? बिकॉज द रीजन इन द एंड ऑफ द डे कि उन्होंने जो है ये शो किया कि उसमें थोड़ा सा गरूर या तकब्बुर नजर आया। देखिए आमिर साहब, आपने बात जरूर तकब्बुर, बुनियादी चीज मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, ठीक है। पाकिस्तान के अगर आप पुराने क्रिकेटर देख लें, दुनिया के क्रिकेटर जो टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं, एटीट्यूड बहुत काउंट करता है। परफॉर्मेंस एक जगह है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और एक और बात बताऊं, इमाम अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज है कि पाकिस्तान में ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं लेकिन उनको फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। अगर एक लड़के को फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और वो ग्रैब कर रहा है तो ये उसका लक भी है और उसकी परफॉर्मेंस भी है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहना बहुत जरूरी है कि चीफ सिलेक्टर साहब को ये ख्याल करना चाहिए कि इमाम की तरह के और भी 10 लड़के बैठे हुए हैं बाहर बेंचेस पे जो वेट कर रहे हैं आपकी नजरे करम का, कि अगर आप एक नजरे करम उन पे दें, 5 मैचेस उनको एक सीरीज दें और उन्हें ये कह दें कि भाई आप ही ने खेलना है, चाहे आप आउट हो या रन्स करें या ना करें, तो आप देखिएगा कि ऐसे कई इमाम आपको सामने नजर आ जाए।
जाते जाते आफ्ताब साहब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि शोएब मलिक ने कब लास्ट 2 वनडेज में कैप्टनसी की और एक वनडे पाकिस्तान ने जीता और लास्ट वनडे पाकिस्तान ने लॉस किया, तो क्या समझते हैं शोएब मलिक के हवाले से, क्या शोएब मलिक के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड कप में दोबारा कैप्टन बन जाए? क्योंकि ये चीमोगियां भी हो रही हैं, लाइक एवरीवेयर पीपल आर सेइंग कि शोएब मलिक माइट बी द नेक्स्ट कैप्टन फॉर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 11. Amir Khan sir, let me clear one thing here. The most important thing is Shoaib Malik is the most senior player in Pakistan team. ठीक है, अब अगर एक आदमी इस स्टेज पे आप अगर उसे कप्तानी देते हैं, उससे अच्छा कप्तान कोई नहीं है. लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि हमें साथ किसी यंगस्टर को ग्रूम करके उस लेवल पे लाना है. सरफराज को आपने कप्तानी दे रहे हैं, सरफराज को अगर आप ओवरऑल उसकी कप्तानी देखें, वो बहुत बुरी कप्तानी नहीं कर रहा. T20 में हम नंबर 1 है, वनडे में हम 8वें 9वें नंबर से हम दोबारा वापस आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन लेके आ रहे हैं. टेस्ट क्रिकेट का जहां तक मामला ना, टेस्ट क्रिकेट में आपके पास इस वक्त बैटिंग पे आपका इन्हिसार जो है ना वो असद शफीक के ऊपर, और आप देख लें तो कौन है लड़का मुझे बताया, अजहर अली, असद शफीक, बाबर आजम, फखर जमान को तो अपॉर्चुनिटी दी गई लेकिन उन्होंने उसको ग्रैब नहीं किया. लेकिन मैं आपको जाते जाते एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आफ्ताब साहब मुझे बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक ढांचे की बात करते हैं तो वहां बहुत से लूप होल्स हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान कौन सी स्ट्रेटेजी वो अपनाए जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म कर सके तमाम फॉर्मेट में और पाकिस्तान की टीम अपनी रैंकिंग को में बेहतरी ला सके? देखिए जी, बड़ा आपने एक ऐसा क्रिटिकल किस्म का सवाल किया जो आप पाकिस्तान के किसी भी टॉप क्रिकेटर से पूछ लें, किसी एक्सपर्ट से पूछ लें या एक आम आदमी से पूछ लें कि क्या वजह है कि जो पुराने क्रिकेटर थे वो इन्हीं गलियों में इन्हीं ग्राउंड्स पे खेल के उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए. सबसे बुनियादी चीज है कि आप बैट और बॉल का खेल है क्रिकेट आमिर साहब, लेकिन आप ज़हनी तौर पर जब तक आप क्रिकेटर्स नहीं बनाएंगे उस वक्त तक, जब तक आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लें, इंग्लैंड की टीम देख लें, मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है प्लेयर्स को. बैटिंग और बॉलिंग आप नेट में इंप्रूव कर सकते हैं, कोचेज आपको एक्शन बता सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में परफॉर्म लड़कों ने करना होता है. जब लड़के आपस में पॉलिटिक्स में, सियासत में, हर शख्स के दिल में ख्वाहिश फिर वही जागी हुई है कि शायद मुझे कप्तान बना दिया जाए. 6 वनडे या 10 वनडे खेलने के बाद एक बंदा चाहता है कि मुझे कप्तानी दे दी जाए. तो आप मुझे बताएं कि खेल पे तो तवज्जो ना हुई ना फिर. आफ्ताब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए है, तू है जहां के लिए ना ये जहां तेरे लिए. कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जहां जो है ये पूरा जहां अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये ग्राउंड, ये फैसिलिटीज, ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं कि यहाँ परफॉर्म करें और इस परफॉर्मेंस के बाद ये साबित करें कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें. हम जा रहे हैं एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू फाइनल काउंटडाउन. फाइनल काउंटडाउन में हमारे आज के गेस्ट हैं शहरयार खान जो कि स्पोर्ट एनालिस्ट हैं और वो बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से. तो शहरयार साहब, हम बात कर रहे थे अभी आफ्ताब आलम साहब से इस हवाले से क्रिकेट के लिए, तो क्रिकेट की बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं. पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इस वक्त जो है ना सवालिया निशान बनी हुई है. तो आपके क्या व्यूज़ हैं पाकिस्तान टीम कारकर्दगी में? और सबसे अहम बात यह कि हम आपको अपने शो में वेलकम कर चुके हैं. आप ये बताइएगा फाइनल काउंटडाउन शो आपको कैसा लगा है? पहले जी मैं सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त आप शो करें हम साहब. जो है आप यकीन करें कि मुझे व्यूज़ मिलते रहते हैं अपने दोस्तों से भी, अपने दोस्त अहबाब से भी, कि वो हर कोई जो है वो आपका जो है फ़ैन बन चुका है. माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त शो शुरू किया है, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ. तो उसके बाद हम बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के बारे में. देखिए सर, बात ये है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है हमेशा जो है, आप कभी कांस्टेंट परफॉर्मर पाकिस्तान टीम नहीं रही हमेशा से. आप देखेंगे कभी पाकिस्तान टीम अप है, कभी डाउन है. उसकी बेसिक वजह यह है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू द गाइस. ठीक है, अब हर लड़का जब आप मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर वो आज परफॉर्म करेगा कल उसको मौका नहीं मिलेगा. मैं ऐसी बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ, और ऐसे लड़के हैं टैलेंटेड हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, उनको आप मौका देते हो सिर्फ बेंचेस की हद तक. बड़े प्लेयरों के साथ 15 में लेके जाते हो लेकिन 11 साइड में आपको मौका नहीं देते. और इतने लड़के जो पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा फवाद आलम की. फवाद आलम जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, और पिछले मतलब 1-2 साल से आप उनका डोमेस्टिक सीजन उठा के देख लें, कादम ट्रॉफी उठा के देख लें, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा. ठीक है,
اس کے بعد اب ایک ایج ہوتی ہے, ایک پیک ٹائم ہوتا ہے, وہ گزر جائے, اس کے بعد آپ موقع مطلب فائدہ ہی نہیں رہتا چیزوں کا, آپ ینگسٹرز کو لے کے آتے ہو. اور رہی کی بات, ابھی آپ نے پاکستان ٹیم کی بات کی ہے پرفارمنسز کی, تو میرا خیال میں پاکستان میں جب آپ یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہو, جب آپ کا کپتان ٹور سے پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر میں اس جگہ پرفارم نہ کروں تو میں خود چھوڑ دوں گا, ٹھیک ہے, تو آپ صرف ڈریسنگ روم کا ماحول آپ اس میں آپ مطلب سوچ سکتے ہو کہ کیسا ہو سکتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ انپریڈکٹیبل ٹیم کہی جاتی ہے پاکستان کی, اور پاکستان بہت سے ممالک کے آگے انڈر ڈاگز کہلاتا ہے, اور پاکستان نے لیکن ہمیشہ, جیسے ساؤتھ افریقہ مشہور ہے کہ چوکرز ہیں, اس طرح پاکستان انڈر ڈاگز ہوتے ہیں, لیکن پھر بہترین پرفارم کر کے وہ سیریز بھی جیتی ہیں, او ڈی آئی سیریز بھی جیتی. پاکستان نے آئی سی سی آپ دیکھیں او ڈی آئی جیتا, پاکستان T20 انٹرنیشنل چیمپئن رہ چکا, یونس کی کپتانی میں عمران خان پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لے کر آئے. تو پاکستان ہیز گاٹ بلینڈ آف ٹیلنٹ, ایکسٹرا آرڈنری پلیئرز ہیں پاکستان کے بعد, بالنگ میں دیکھ لیں, بیٹسمین میں بیٹنگ میں دیکھ لیں, اور پاکستان کی فیلڈنگ ہمیشہ کمزور رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو او ڈی آئی میں جو شکست ہوئی ہے پاکستان کی, اس کے پیچھے کیا یہ ہے کہ پاکستان کے کھلاڑیوں میں وہ سینرجی, وہ جو ہے آپس میں ہارمونی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہ کر سکے؟ بات یہ ہے, ہم سے میں آپ کو پہلے کیا لیک آف کانفیڈنس پلس پاکستانی پلیئرز جیل نہیں ہے آپس میں. آپ کو مطلب ماضی میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں لابی کا جو ہم حصہ رہے ہیں, پاکستانی کئی کرکٹرز جو ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے پالیٹکس لابی یہ لابنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو خدا کر کے جو ہے نا کفر ٹوٹا ہے کہ وہ پنجاب اور کراچی اور وہ سندھ کے بات نہیں ہوتی ہے, اب ایک سارا پاکستان کی ٹیم بن گئی. ورنہ آپ دیکھنے کہ 4 لڑکے کراچی کے کھلاؤ, 7 لاہور کے, 7 کراچی کے, تو 4 لاہور کے, اپنی فیوریٹزم کے اوپر لڑکے باہر نکالے جاتے تھے. ابھی بات یہ ہے عامر بھائی کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ فار ایگزامپل پاکستان نے اوپر جانا, انڈر ڈاگز ہے, پاکستان ہمیشہ سے انڈر ڈاگز ہے, 92 کے ورلڈ کپ بھی پاکستان انڈر ڈاگز تھا, پہلے سارے میچز ہار گیا, 1 پوائنٹ آپ کو ملا بارش کے بعد, اور آپ نے جو ہے نا عمران خان کا انتھوزیازم تھا, آپ نکل گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یونس خان کی بات دیکھ لیں, آپ نے جو ورلڈ کپ 2009 آئی سی سی T20 جیتا, اس کے بعد اب یہ تو بہت پرانی بات ہے, اب لیٹسٹ سرفراز کی کپتانی میں جو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی جیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم آن پیپر بہت ویک ٹیم تھی, فل آف ینگسٹرز تھے, ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا, انڈیا, آپ نے سب کو پیچھے چھوڑا, آپ نے ورلڈ کلاس پرفارمنس فائنل میں بھی دی اور آئی سی سی چیمپئن ٹرافی جیتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے لڑکوں کو گروم کیا, ان پہ بینک کیا اپنے ینگسٹرز کے اوپر, اور ان کو فل کانفیڈنس دیا کہ شہریار ایک چیز ہے کہ پی ایس ایل نے ہمیں بہت ٹیلنٹ دیا. پی ایس ایل میں اگر دیکھیں تو آپ شاداب خان, حسن علی, یہیں سے فخر زمان, یہ تمام کرکٹرز جو ہیں ہمیں یہیں سے پی ایس ایل سے ملے. لیکن آج کل جو سب سے امپورٹنٹ ایشو بنا ہوا ہے وہ نکتہ چینی اس حوالے سے ہو رہی ہے, بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے سرفراز کے اس بیان پہ جنہوں نے فلکویو کو کہا کہ جناب اوکالے کہاں ہے تمہاری ماں اور کیا چیز پڑھا کے لائے ہو. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 2 رائے ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہیٹ آف دا گیم جو سلجنگ ہوتی ہے کہیں پہ بھی کرکٹ میں آپ دیکھیں وہ, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ 1975 سے سلجنگ چلتی ہے کرکٹ کے اندر. آپ میاں کو دیکھ رہے, ڈیلی کا واقعہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے بلہ لے کے اس کی طرف چلے گئے. پھر آپ شاہد آفریدی کا اسپیکٹیٹر کو گوتم گمبھیر کے ساتھ دیکھیں, گوتم گمبھیر کے ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہی انہوں نے بیٹ مارا ورلڈ کپ سے پہلے 4 میچوں کے لیے, ان کو پابندی لگی 2007 کے اندر. تو بات یہ ہے کہ یہ ہیٹ آف دا گیم جو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے. سرفراز جو تھے وہ ڈیسپریٹ تھے وکٹری کے لیے, وہ پاکستان کو اب سرفراز بیسیکلی ایک ایگریسو اور نیچر کے آدمی, ٹھیک ہے, آپ ان کو جتنا بھی دیکھ سکتے ہیں, آؤٹ اٹھا کے ساری چیزیں دیکھ لیں, ایک ایگریشن ہے, ٹھیک ہے, مانا سلیجنگ کی چیزیں کی, انہوں نے معافی مانگ لی. لیکن جو آئی سی سی کا ریئیکشن ہے سر, اور پاکستان کا فالو اپ ہے اپنے کیپٹن کو ڈیفینڈ کرنے میں, یہ تو ایسا لگا کہ آپ نے خود بکرے کو ہاتھ پیر باندھ کیا, آپ نے آگے کر دیا, بجائے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے, بجائے اس کو بچانے کے. تو کیا ایک منٹ شہریار میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, کیا اس موقع پر ایسا ممکن نہیں تھا کہ دوسرے او ڈی آئی کے بعد انہیں تیسرے او ڈی آئی میں ٹیم میں شامل نہ کیا جاتا, وہیں سے ان کو ٹیم واپس بلا لیتی؟ کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ اس طرح کی کانسیکوینسی چلتی رہتی ہیں اور یہ پرابلمز آتے ہیں کہ پاکستان صحیح طریقے سے اپنے ایشوز کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا. تو یہ کیا وجوہات ہیں, کیا یہاں پر ہماری جو ہے میڈیا مارکیٹنگ یہ فیل ہے؟ سر سب سے پہلے جو ہے نا آپ نیتوں کے حال نیت دیکھنی پڑتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر پی سی بی کی نیت ہی نہیں ہے کہ سرفراز کو پرولونگ کرے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور مسئلے مسائل لے کے چلے, تو پھر تو آپ یہ بات مان سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں جس لڑکے کو آپ نے بیک کرنا ہوتا ہے, میں نام لے لیتا ہوں امام الحق کا, ٹھیک ہے, اس کو چیف سلیکٹر صاحب کی بیکنگ ہے, تو آپ اس کی رویے دیکھ لیں اور جو اس کے جو اشارے ہیں اپنی سینچری کے بعد جو لوگوں کو کیے گئے ہیں, تو وہ ایک واضح پیغام ہے کہ بھائی میں کسی بندے کے بیس پہ کام کر رہا ہوں. But Shahriar, he performs extraordinary. You see, he has got 271 runs in the 5 ODI. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے دوسرے نمبر 2 فاسٹسٹ وہ کھلاڑی بنے او ڈی آئی میں جنہوں نے 1000 رنز کمپلیٹ کیے. سر بات یہ ہے کہ اگر اتنا کانفیڈنس آپ پاکستان میں کسی بھی لڑکے کو دے دیں, ٹھیک ہے,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پرفارم نہیں کرے گا؟ اگر آپ ایک بندے کو لے جاتے ہیں اور اسے کہیں گے بھائی تم نے 5 ون ڈیز ہیں، یہ 10 ون ڈیز ہیں تمہارے، جس طرح انڈیا نے گروم کیا، جس طرح آسٹریلیا نے کیا، آسٹریلیا کے 2 اوپنر تھے ایڈم گلکرسٹ اور میتھیو ہیڈن، آپ نے ان پہ بینک کیا، ان کو کہا کہ تم نے ہر فلاپ ہو کھیلو۔ ڈیوڈ وارنر کو انہوں نے اتنا سپورٹ کیا کہ اس کی آپ پہلی اننگز دیکھ لیں، میکسویل کی آپ اننگز دیکھ لیں، آپ وراٹ کوہلی کو دیکھ لیں، آپ مطلب ان کو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کی سلاٹ ہے، آپ نے ضائع کیے پلیئرز اپنے۔ لیکن دیکھیں ڈیوڈ وارنر اور اسمتھ کے ساتھ جو پابندی لگی انہوں نے ایک چھوٹی سی غلطی پر انہوں نے ایک سال 2 سر پابندی ان کی وہ بال ٹیمپرنگ اور سلیجنگ بڑا ڈیفرنٹ، لیکن سلیجنگ کے حوالے سے یہ کم از کم یہ ٹریننگ تو ملنی چاہیے کہ کسی کو بھی آپ پرسنلائز نہیں ہو سکتے ہیں۔ سر دیکھیں میں سرفراز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ اینڈریو سائمنز کا واقعہ دیکھ لیں، جو ہربجن نے ان کو جو ہے وہ کچھ کہا تھا، وہ بھی بلو دی بیلٹ بات تھی، لیکن اب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سرفراز کا جیسچر دیکھیں، اس نے جا کے ان کی ڈریسنگ روم میں جا کے آپ سے ان پلیئر سے معافی مانگی، ساؤتھ افریقن ٹیم سے معافی مانگی، اور ان کے اپنے پلیئرز نے اس کو فاف ڈو پلیسی نے صاف کہا کہ ہمارے علاوہ سے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی یہ اب ذمہ داری ہے کہ اس کیس کو کس طرح لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ان پر صرف 4 میچز کی پابندی لگائی ہے، لیکن یہ پابندی اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد سرفراز ٹیم میں کس طرح سے ایز اے کیپٹن جگہ بنائیں گے۔ جتنا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اور جتنا میرا انالیسس ہے اس پورے ایشو کے اوپر، ہمارے یہاں بڑا بدقسمتی سے نا آج آپ ہیرو ہیں تو کل آپ زیرو ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دم چڑھاتے بھی ہیں اور ایک دم زمین پہ لا کے پھینک بھی دیتے ہیں۔ مجھے سمیل آ رہی ہے کہ کئی سرفراز کو یہ ورلڈ کپ اسکواڈ سے جو ہے نا ڈراپ نہ کریں۔ نہیں لیکن شہریار ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ سرفراز وہ کیپٹن ہے جنہوں نے پاکستان ٹیم کو T20 انٹرنیشنل میں نمبر 1 پوزیشن پہ بالکل لے کے آیا۔ سر آپ نے ایسا اپنا ماضی اٹھا کے دیکھ لیا، آپ نے یونس خان نے آپ کو ورلڈ کپ جتایا، آپ نے اس کو ٹیم میں T20 میں سلیکٹ نہیں کیا، وہ کپتان تھا 2009 کا ورلڈ کپ T20 جتانے والا۔ آپ کی جب T20 اسکواڈ بنی ورلڈ کپ کے بعد، آپ نے شاہد افریدی کو کپتانی دے دی اور آپ نے یونس خان کو اٹھا کے باہر کر دیا۔ تو شعیب ملک کے چانسز اس سے تو آپ کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ شعیب ملک دوبارہ پاکستان ٹیم کی کیپٹنسی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور سر حاصل کر سکتے ہیں کیا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کب جتنا میرا اور شعیب ملک کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے کہ ماشاءاللہ بہت زبردست پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے بڑے پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، میں اس چیز میں نہیں جاتا مزید، لیکن کھل کے بات اس لیے کروں گا کیونکہ پاکستان میں لابنگ ہے، چیزیں ہیں۔ شعیب ملک 60% میرے انالیسس کے مطابق وہ پاکستان کے کپتان رہیں گے ورلڈ کپ کے لیے، یہ میری ایک پریڈکشن ہے، آپ کی اپنی پریڈکشن ہے۔ دیکھیے آپ کی پریڈکشن کس حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا T20 کے رزلٹ کے اوپر۔ اچھا پاکستان کی جو بات کرتے ہیں ہم ڈومیسٹک انفراسٹرکچر کی، تو ڈومیسٹک میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے عابد علی، خرم منظور اور بہت سے کھلاڑی پرفارم کر رہے ہیں، ہمارے جو جتنی بھی سلیکشن کمیٹی کے جو ہے پلیئرز، توصیف احمد اور سلیم جعفر جاتے ہیں، اور دوسرے اور بہت سارے، انضمام الحق بھی کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، I don't know whether he is visiting or not، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کھلاڑی پروڈیوس نہیں ہو رہے ہیں، یا وہ کھلاڑی اگر پروڈیوس ہوتے ہیں تو ان کو موقع نہیں ملتا۔ آصف علی کو ایک بہترین اپرچونٹی ملی تھی، حسین طلعت دوبارہ ٹیم میں واپس آئے ہیں، تو کیا ایسے کھلاڑی ابھی جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فیوچر کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم میں ایسا ہے، برائٹ ہے یا نہیں؟ میں آپ کو عامر بھائی ایک بڑی کھل کے بات بتاتا ہوں، پاکستان کرکٹ وہ چیز ہے کہ یہاں پہ راتوں کو فیصلے دنوں کو بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ فنگرز کراسڈ، ٹھیک ہے، اور ہر لڑکا جو پرفارم کر رہا ہے وہ امید رکھے کہ پاکستان میں اس کو موقع ملے گا، یہ میری ایک رائے ہے۔ ہاں اگر آپ فیوریٹزم پہ جاتے ہیں، کسی اور جاتے ہیں، انضمام کی آپ نے بات کی اور توصیف احمد کی بات کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اگر رائے سنی جاتی ہوتی توصیف احمد کی اور دوسرے جو آپ کے سلیکٹر حضرات ہیں، تو بہت سے لڑکے پاکستان میں جو باہر پرفارم کر رہے ہیں وہ ٹیم میں ہوتے ہیں۔ آپ کامران اکمل کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، کامران اکمل مطلب 150 T20، ٹھیک ہے، اور سینچریوں پہ سینچریاں اس بندے نے بنائی ہیں آپ کے، اور PSL میں اب آپ کو شو بھی ہوگا کیونکہ بیسٹ فارم میں بیسٹ ٹائم تھا کہ آپ اس کو پک کرتے اور T20 کھلا دیتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس ایک سرفراز بھی نہیں تھا، اب T20 ٹیم سلیکٹ ہو گئی تھی لیکن آپ اس کو بھیج سکتے تھے، لیکن کیا کیا آپ نے پھر وہی ریورسل اسٹریٹجی اپنائی، آپ نے کہا نہیں جی یہ آ چکے ہیں، ان کو دوبارہ لے کے نہیں آنا، اب موقع دیتے نہیں ہو۔ یار صاحب آپ سے باتیں کرتے ہوئے وقت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور بہت مزہ آیا آپ سے کرکٹ کے حوالے سے آپ کے ویو پوائنٹ جاننے کا، اور پاکستان ٹیم کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ فیوچر ٹورز ہیں پاکستان کا اس کے فوری کچھ دنوں کے بعد، یعنی PSL کے بعد پاکستان کا آسٹریلیا کے ساتھ T20 اور ون ڈے ہے، پھر انگلینڈ کے ساتھ ہے، اور پھر ورلڈ کپ
आ रहा है। तो हम ये चाहेंगे इंशाल्लाह आपको आइंदा भी हम अपने प्रोग्राम में दावत करेंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं कहना सिर्फ ये चाहूंगा कि पाकिस्तान की टीम जो है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये उम्मीदें उसी वक्त सच्ची हो सकती हैं जब ये खिलाड़ी वैसे ही पैशन के साथ, वैसे ही एंथुसियाज्म के साथ और वैसे ही टैलेंट के साथ परफॉर्म करें। और ये वो दिन दूर नहीं, ये पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान लौटेगी। तो मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक टू फाइनल काउंटडाउन। फाइनल काउंटडाउन में हम बात कर रहे थे क्रिकेट की, और क्रिकेट में हम बात कर रहे थे शहरयार खान से। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्पोर्ट्स की कि इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब हमारा काफिला अज़्मो यकी से निकलेगा, हम जहां से गुजरेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, क्योंकि हमारा काफिला आगे जाने के लिए है और हम उस रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं जो सक्सेस का रास्ता हो। तो आज हमने अपने स्टूडियो में दावत की दी है फॉर्मर फुटबॉलर और बहुत सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, फुटबॉल के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा फुटबॉल पे एनालिसिस करते हैं, जनाब ज़ैगम अब्बास साहब को। ज़ैगम साहब आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़ैगम साहब, सबसे इंपॉर्टेंट आज एशिया कप का फाइनल कतर और जापान के दरमियान, और पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा। बड़ी हैरत की बात है कि फुटबॉल में पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है। ज़ैगम साहब, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि हम अपनी पाकिस्तानी टीम को जो है वर्ल्ड कप में देखें, फीफा वर्ल्ड कप में देखें। तो आप बताएं कि एशिया कप में पाकिस्तान क्यों नहीं शामिल हो सका। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस मेट्रो चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने बहुत सारे शायकीन और जो बहुत सारे मद्दाह हैं उनको ये मौका दिया कि ये स्टेज प्रोवाइड किया। सबसे बड़ी बात ये है कि आवर कंट्री इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ एशिया, और इतना बड़ा एक टूर्नामेंट हो रहा है। मुझे इतना ही इंतहाई अफसोस है कि बेचारे बहुत से शायकीन और जो मद्दाह हैं वो बड़े मायूस हैं, इसलिए कि कोई चैनल जो स्पोर्ट्स का पाकिस्तान के हवाले से किसी ने उसको कोई कवरेज नहीं दी। आज एक बहुत बड़ा मार्का कि जो एशिया के हवाले से फाइनल हो रहा है एशिया कप का, जिसमें जो कि दरमियान में है कतर और जापान के, आप यकीन जाने कि इतनी सनसनीखेज मुकाबले इसके हुए और यहाँ कोई चैनल ऐसा नहीं था कि जो दिखाए, और बेचारे नाजरीन जो थे वो बड़े मायूस हुए। लेकिन खैर बहरहाल मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पेवस्ते शजर से उम्मीदें बहार रख। मुझे उम्मीद है कि ख़ास करके जैसे आपने ये सिलसिला शुरू किया है, मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि आपने कम से कम एक काउंटडाउन के नाम से एक सिलसिला शुरू किया। ये आखिरी गिनती है, ये गिनती आखिरी उस हवाले से नहीं है, ये बिगनिंग भी है, बिगनिंग है तमाम स्पोर्ट्स की। मैंने कहा था कि इस प्रोग्राम में हम जो है विल टॉक अबाउट ऑल स्पोर्ट्स व्हिच आर इग्नोर्ड स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, स्पोर्ट्स लाइक स्क्वॉश, विल टॉक अबाउट ऑल स्पोर्ट्स। और मैं ये कहूंगा, आपने कहा कि सही मानों में नहीं दिखाया, तो काका और फीगो को तो हमने दिखाया, लेकिन काका के हवाले से बहुत से मिजा भी चलते रहे कि जो ना फिक्र ना फाका ऐश कर काका, ये नारा फला फला का। तो यहाँ के काका और फीगो आए और बिल्कुल ही खाली हाथ चले गए, ना उसकी सही हाइप बन सकी। ऑल दो चैनल्स ने उसको कवर भी किया, लेकिन सही फुटबॉल में इतना बड़ा नाम, आप तो काका और फीगो को जानते हैं, रियल मैड्रिड के हीरोज हैं, तो आप काका फीगो के इस जो आने को इवेंट को किस तरह से लेते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मैं कसूरवार समझता हूँ वो फुटबॉल फेडरेशन को भी समझता हूँ कि जब वो एक इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो उनको चाहिए था कि उनको जब आप किसी को मेहमान को बुलाते हैं तो उसको प्रेस्टीज दें, उसको इज्जत दें, ताकि वो आपके मुल्क का जाके एक नाम, मेहमान नवाजी का आपका नाम करे। देखिए, आपने शुरू में एक सवाल किया था आमिर खान, बड़ा अच्छा मुझे लगा था कि पाकिस्तान जो फुटबॉल में इस वक्त इतनी उसकी ज़बू हाली है, उसकी क्या वजह है। देखिए, उसकी वजह ये है कि मैं बहुत अपने वर्ल्ड कप के प्रोग्रामों में भी ये बात कह चुका हूँ कि देखिए, अगर इसको हम ग्रास रूट लेवल पे करेंगे तो आप यकीन जानिए कि ये टैलेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट होते हैं कि जो आपको टैलेंट प्रोड्यूस करके देते हैं। मतलब ये कि जैसे आप स्कूल लेवल पे शुरू करें, कॉलेज लेवल पे शुरू करें, यूनिवर्सिटी लेवल पे शुरू करें, इसी तरह फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे करेंगे, तो आप यकीन जानिए कि एक बहुत बड़ा टैलेंट आपके सामने आएगा। और फिर ये होगा कि आज देखिए, आपका जो पड़ोसी मुल्क था, जो 24 टीमें जो उसमें थी एशिया कप में, उसमें इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया ने उसमें क्वालिफाई किया, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हमारे पास भी एक बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको कुछ मुखय्यर हजरात, कुछ ऐसे टूर्नामेंट कराए जाएं कि जिससे क्या हो कि उनकी एक टैलेंट जो है सामने निकल के आए, उनको जब ओन करेंगे और उनको जब अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका देंगे तो वो परफॉर्म करेगा। बेगम साहब, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में तब्दीली आई है, आपने देखा मखदूम फैसल सालेहा साहब चले गए हैं, उनकी जगह अशफाक साहब ने ले ली है, सरदार नवीद हैदर खान साहब उनके साथ हैं। क्या समझते हैं कि इस तब्दीली को एसीयू ने, एशियन जो है फेडरेशन कॉन्फेडरेशन ने, एएफसी ने कबूल किया है, फीफा ने कबूल किया है कि नहीं? नहीं, देखिए, इस सिलसिले में थोड़ा सा बड़ी आपको वाज़े बता दूं कि एशियन फेडरेशन जो काउंसिल है उसने इसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक ख़ास टेन्योर वक्त
तक के लिए कहा था कि ये कमेटी जो है ये एक्सेप्टेबल होगी, लिहाजा इसकी वजह से उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और आज बिल्कुल वही सूरत हाल है कि वो बिल्कुल दरमियान में जो है वो लटकी हुई है फेडरेशन। लेकिन मैं एक बात बड़ी अच्छी कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि फुटबॉल के गेम में जो इस वक्त जो सबसे बड़ी इनकलाबी तब्दीली जिसे मैं कहता हूँ वो ये है कि एक बहुत बड़ी खतीर रकम जो है वो इन टूर्नामेंट के साथ रखी जा रही है। देखिए वर्ल्ड कप में भी एक बहुत बड़ी खतीर रकम आपके इनाम के साथ रखी गई थी और खैर AVR टेक्नोलॉजी भी इसमें आई, वो जो बहुत अच्छा इकदाम था ताकि ये कि उससे कोई कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट ना हो। अभी भी इसमें ये है कि इस एशियन फेडरेशन ये जो कप हो रहा है एशिया कप का, इसमें जो विनिंग प्राइज है वो आप यकीन जाने कि $3 करोड़ है, एक बहुत बड़ी खतीर रकम है। तो इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा जज्बा जो है लोगों में जो है वो बाहर पैदा होता है और यही वजह होती है। आज मैं बहुत पुरुमीद हूँ इसलिए कि जो कतर की, क्योंकि अब के जो आइंदा वर्ल्ड कप है वो कतर जो है वो होस्ट कंट्री भी है। बेगम साहब एक बात ये है कि आपका एंथुसियाज्म क्या, काश ये बेहतर हो कि ये एंथुसियाज्म पाकिस्तान की टीम में भी आ जाए और पाकिस्तान की टीम भी ऐसे ही परफॉर्म करने लग पड़े। पाकिस्तान ऑफिशिएटिंग मेंबर है फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स। फीफा जो है वो 104 साल पुरानी है, ठीक है। पाकिस्तान ने 70 सालों में आज तक कभी भी फीफा के लिए, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। पाकिस्तान में वो टैलेंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा? मैं देखता हूं कि अगर आप जाएं तो आप लियारी में चले जाएं, आप माड़ीपुर में चले जाएं, आप दूसरे शहरों में चले जाएं, पेशावर में चले जाएं। लेजर लीग जो है बहुत काम कर रही है इसके हवाले से, फुटबॉल की, स्मॉल साइडेड फुटबॉल के लिए बहुत काम कर रही है। महमूद ट्रंक वाला साहब खास तौर पे वर्ल्ड ग्रुप इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन फुटबॉल में वो टैलेंट पाकिस्तान अब तक प्रोड्यूस नहीं कर सका, वो स्किल्स लेवल नहीं हम सेट नहीं हम कर सके, वो टैलेंट जो है आगे जाकर अपने आप को शोकेस नहीं कर पा रहा। ये क्या रीजन? देखिए मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, काउंटडाउन के तवज्जुह से ज़रूर ये तमाम अपने खास करके जो मुखय्यरात और जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई ऐसी लीग, कोई ऐसे टूर्नामेंट, जैसे अभी आपने तस्करा किया लेजर लीग का, कि आज माशाल्लाह से एक बहुत अच्छे पैमाने पर जो है वो हो रही है। तो जिससे क्या हो रहा है कि टैलेंट निकल कर आ रहा है। आपने एक प्रोग्राम में तस्करा भी किया था कि कानकन है बेचारा, लेकिन वो तक इतना अच्छा वो निकल कर आया। एक चीज मैं बताता चलूं आवाम को कि हमारे पास लेजर लीग वर्ल्ड ग्रुप ट्रंक वाला ने एक ऐसे बच्चे, काशिफ की कहानी हम आपको जरूर आपके पास लेकर आएंगे, जो एक कान यानी कि एक बिल्कुल कोयले की कान में काम करने वाला बच्चा है। उसको ये लेजर लीग जो है, ये वर्ल्ड ग्रुप है, उसको लेकर गए हैं पुर्तगाल में और उसने ISF वर्ल्ड कप में शिरकत की। तो इस तरह के टैलेंट्स हैं पाकिस्तान में और ज़ेगम साहब जानते हैं कैसे टैलेंट्स पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन उन टैलेंट्स को सही मानों में उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो उसको पॉलिश करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए वही है जो मैंने आपसे अभी तस्करा किया अपने प्रोग्राम के आगाज में, इंट्रो में भी आपने कहा कि देखिए इसमें ज़रा सा सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ और आप यकीन जानिए कि कोई ऐसा मौका नहीं इंशाल्लाह कि जो पाकिस्तान जो है वो भी एक बड़े आला मकाम पे इस फुटबॉल में आ सकता है और इंशाल्लाह होगा। मैं देख रहा हूँ सिर्फ वजह यही है कि अगर ऐसे कोई टूर्नामेंट कराए जाएं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोग्राम्स कराए जाएं और ये खास करके हमारे जो डिपार्टमेंटल जो टीम्स हैं, देखिए उसमें होता ये कि देखिए हर इंसान के साथ अपनी एक लॉयल्टी होती है अपने मुल्क के साथ, अपने उसके साथ, लिहाजा वो भी चाहते हैं, लेकिन उनको अगर थोड़ा सा फाइनेंशियली फेडरेशन है, डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से और जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं वो अगर उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी तो मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा टैलेंट जो है वो निकल के सामने आएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस 24-32 टीमों में एक नाम इंशाल्लाह पाकिस्तान का 32 टीम्स में पाकिस्तान का नाम जिस दिन आएगा उस दिन हम पूरी कौम बहुत खुश होगी और हमें उम्मीद ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल में एक दफा दोबारा रिवाइवल आएगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहे थे, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अभी जो है लीग करवाई है, आपको पता ही है, जो उस लीग में KRL ने वो जीती, पाकिस्तान प्रीमियर लीग PPL। तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग में स्वी सॉदर्न गैस और आखिरी मुकाबला जो था वो KRL का था, KRL ने फाइनल जीता। तो पाकिस्तान में इस तरह की लीग्स, खवातीन की लीग्स, बच्चों की लीग्स अगर होती रहेंगी तो पाकिस्तान में फुटबॉल बेहतर होता रहेगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल इवेंट्स की कमी है? बिल्कुल बहुत बड़ी कमी है। देखिए पहले अगर हम यही कोशिश करें कि जो हमारे रीजनली कंट्रीज हैं, आप देखिए बहुत बड़ा नाम है फीफा रैंकिंग में, ईरान जो है उसका 44वां नंबर है, 44th रैंकिंग पे, कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान 201 में नंबर, 201 पे नंबर पे, जबकि हमारा जो नेबरिंग कंट्री और जैसे टर्की को देख लें आप, टर्की को देख लें कितना अच्छा हुआ है। इसी तरीके से गल्फ ममालिक के जो कंट्रीज हैं उसमें देख लें यूएई है, यूएई ने भी सेमीफाइनल खेला इसी एशिया कप का, एक सेमीफाइनल ईरान ने खेला। तो ये यही रीजनली कंट्रीज हैं, अगर इनके साथ ही एक ऐसा वो लीग रखें या एक ऐसा टेस्ट उसी मैचों की गेम की अगर रखें तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह कि इसी की वजह से क्या होगा कि आप एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, उसको एक मौका प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो परफॉर्म करे।
اور انشاءاللہ ہوتا یہی ہے کہ ہر ایک دیکھیے فطری عمل ہے کہ جو بھی فنکار ہوتا ہے جو بھی پلیئر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اپریسیشن ہو. اس کی اپریسیشن ہوگی تو وہ اس کو جب موقع پرووائڈ کریں گے آپ تو میں نہیں سمجھتا کہ انشاءاللہ وہ ایک بہت اچھا ایک پرفارم کر کے دکھائے گا. لیکن ایک دیکھیں بیگم صاحب ایک بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں وہ آئیکونک پلیئر وہ ٹیلنٹ خاص طور پہ جو کہ لیجنڈ بن جائے فٹ بال میں وہ پیدا نہیں کر پا رہے. آج ہمارے پاس بہت ہی کم نام ہے فٹ بال میں جن کو ہم جانتے ہیں. عیسیٰ خان جن کو میں جانتا ہوں یا کلیم اللہ ہے, حاجرہ کا نام لیا جاتا ہے, اور بہت سارے چند ہی فٹ بالرز ہیں جن کو ہم لوگ جانتے ہیں. ایسے نئے فٹ بالرز آنے چاہیے جس طرح عمران خان, وسیم اکرم, وقار یونس. ایک لائن ہے جناب اب تک ٹیلنٹ کی کرکٹ میں, اسی لیے لوگوں کا اس طرف. اور ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ فٹ بال میں لوگوں کا یہ رائے بھی ہے کہ پاکستان میں لوگ پیشنٹ تو ہیں لیکن پیسہ نہیں ہے, تو کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو فٹ بال کی طرف لانا نہیں چاہتے. تو کیا ریزن ہے, اس کو کس طریقے سے اور بہتر طریقے سے ریوائو کیا جا سکتا ہے؟ میں اس سلسلے میں جناب بہت بڑی ایک کریڈٹ دوں گا وہ لیجنڈ لیگز کو کہ اس نے اس سلسلے میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ تاکہ نئے نیو ٹیلنٹڈ بچے جو ہیں خاص کر کے گراؤنڈ لیول پہ اور اسکول لیول سے کالج لیول سے جس طرح انہوں نے شروع کی ہے یہ لیجنڈ لیگ, میں بہت پر امید ہوں کہ اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا فٹ بال کی پاکستان کی کہ لیجنڈ لیگز نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے تاکہ یہ کہ ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے. دیکھیے ہوتا یہی ہے نا, اب ہم جو اگر سمجھتے ہیں کہ اگر لوئس فیگو ہے, کاکا ہے, اسی طریقے سے اور بہت بڑے رونالڈینو اور رائن گیگز کو پاکستان میں لے کر آیا گیا, اور آگے فیوچر میں بھی اور بہت سے انٹرنیشنل پلیئر پاکستان میں آنے کی توقع ہے ہمیں کہ وہ آئیں گے پاکستان میں. تو لیجنڈ لیگ جو اسمال سائڈڈ فٹ بال 5, 6, 7 سائڈ فٹ بال کو پاکستان میں پروموٹ کر رہی ہے, اور اسمال سائڈڈ فٹ بال کی توسط سے ہمیں امید ہے کہ ہماری 11 سائڈ ٹیم ول بی کمنگ اے بیٹر ٹیم ان فیوچر, اور اس ٹیم سے ہم بہت ساری توقعات لگائے ہوئے ہیں. اور زیگم عباس صاحب کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ فٹ بال کے حوالے سے ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوتی ہیں. اور زیگم صاحب میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے آنے کا اس شو میں بہت شکریہ, اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے بھی شوز میں آپ کو بلاتے رہیں گے, اور فٹ بال پہ تو بات ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ. فٹ بال میں بات ہو اور زیگم عباس صاحب نہ ہو تو عجیب سی بات لگتی ہے. تو ہم اس شو کے اختتام میں صرف اتنا کہیں گے کہ ابھی منزل دور نہیں ہے, ابھی بگننگ ہے, اور بگننگ اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کی نیت صاف ہو, اور نیت صاف منزل آسان, یہ بڑی پرانی کہاوت ہے. اور انشاءاللہ تعالی ان منزلوں کو ہم نے ساتھ مل کر کوشش کر کامیاب بنانا ہے, اور کرکٹ, ہاکی, فٹ بال, اسکواش, بیڈمنٹن, تمام سپورٹس میں ایسے کھلاڑی پیدا کرنے ہیں کہ جن کا نام پوری دنیا میں لے لیا جائے, اور وہ تمام کھلاڑی آئیکونک ہوں. تو فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اگلے شو کے لیے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا, آپ کی ویوز کا انتظار رہے گا, آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. تو پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو.